प्यारे विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम मातृभाषा हिंदी का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले हमने आपके सभी विषय कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में बता दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को और यहाँ देखते हैं खंड बी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क पार्ट है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों का एक प्रश्न होगा, अर्थात 10 नंबर आपको इस पूरे प्रश्नों को करने से मिलेंगे एक गद्यांश के। तो चलिए देखते हैं ये गद्यांश क्या दिया गया है। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं ओर से चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं। इससे हम अपने प्राण तो संकट में डालते ही हैं और दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सकें। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के जो है आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, कई लोग क्या सोचते हैं। तो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, कई लोग सोचते हैं या समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कई लोग क्या समझते हैं, तो कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में जो है विरोध है। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देख देख के आंसर देना है पैराग्राफ से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुशासन द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। आप देख सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि अनुशासन जो है दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यहाँ पर देखिए, अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती है, नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की ये रक्षा करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो हमें पढ़ना है पैसेज को, उसी के हिसाब से बढ़िया तरीके से आंसर देना है। इस पैराग्राफ को ढंग से समझना। सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए। तो हमें बताया भी है इसी पैराग्राफ में कि सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा, सड़क पर हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है कौन भारत के भावी निर्माता हैं। तो सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। तो हम क्या कह देंगे, विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। सभी कुछ पैराग्राफ में दिया जाता है, सांत्वना से शांति से पढ़ोगे, हर चीज का उत्तर जो है आपको पैराग्राफ में मिलता है। भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं। तो ये भी लास्ट में लिखा हुआ है कि हमें जो है अनुशासन के गुणों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम भारत के सच्चे सपूत कहला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अनुशासन के गुणों का अभ्यास करके या करने से जो है हम भारत के सच्चे सपूत कहला सकते हैं। तो ये हमारे पास इस 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इन 5 प्रश्नों को केवल पैराग्राफ से करते ही हमारे को 10 अंक जो है यहाँ से मिल जाने हैं। बहुत ही ईजी और आसान पैराग्राफ आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि क्षमा पृथ्वी का गुण है। यानी कि इसमें से किसी एक पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना है, हम सारे पैराग्राफ आपको सॉल्व करवाएंगे। अब यहाँ पर जो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारे विषय जो है हमने सॉल्व करवा दिए सब्जेक्टिव के, इनको जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आपका जो प्लेलिस्ट है उसको ही बनाया गया है, और पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं आप आंसर की, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये सारा आंसर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी भी लिंक हमने दे दी है। अगर आपने ये सॉल्यूशंस नहीं देखे तो इनको जरूर देखें। हमने आपके लिए गणित विषय का जो है पूरा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दिया है। आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है अवेलेबल है। इसके बाद जो है हमने आपका इंग्लिश का भी कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, इसके भी सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद हमने सोशल साइंस के भी सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, सारे प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, ध्यान रखना है। और साइंस का भी सब्जेक्टिव उत्तर दिया हुआ है, और आप हिंदी तो देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आपके सभी विषय के सब्जेक्टिव उत्तर दिए हैं हमने इस चैनल पर। ये पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में पड़ा हुआ है, और लिंक आपको वीडियो के बीच में मिलती रहेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को आप समझ सकते हैं शांति से, आसानी से। अब यहाँ पे जो ख पाठ है, क्षमा पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी अनेक आघातों को सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहती है। यानी कि पृथ्वी जो है, चाहे इसके ऊपर कुछ भी हमला होता रहे, मानव को तो ये पालती पालती है ना। और क्षमा वीरों का आभूषण होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में अपराध करता रहता है, सब एक दूसरे की दृष्टि में अपराधी हैं। अतः मानव को अपने मन मानस में क्षमा को प्रथम वरीयता देनी चाहिए। जीवन में क्षमा के अनेक अवसर आते हैं। अहिंसा, दया, मित्रता, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों के परिचायक है। यानी कि उनका जो है परिचायक, यानी कि उनका ही ये गुण है। ठीक है, अहिंसा, दया, मित्रता, क्षमा आदि जो है ईश्वर के गुणों को ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न की बात करें, क्षमा किसका गुण है। तो अभी हमने बताया क्षमा जो है पृथ्वी का गुण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षमा पृथ्वी का गुण है। और कौन मानव सेवा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर कौन मानव सेवा में तत्पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम बता देंगे पृथ्वी के अनेक आघातों को सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहते हैं। तो कौन यहाँ पर मानव सेवा में तत्पर रहती है, तो पृथ्वी मानव सेवा में तत्पर रहती है। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कौन की जगह क्या लगा दोगे, पृथ्वी मानव सेवा में तत्पर रहती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो पृथ्वी अनेक आघातों
को सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहती है। तो आप डायरेक्ट इस पूरे लाइन को भी लिख सकते हो, चाहे तो आप केवल पृथ्वी भी लिख सकते हो, लेकिन लाइन लिखोगे तो बेहतरीन रहेगा, इससे एग्जामिनर संतुष्ट होगा। इसके बाद जो है मनुष्य जाने अनजाने में क्या करता रहता है, तो मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में अपराध करता रहता है। ये पैराग्राफ में अभी हमने पढ़ा, तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद में मानव को प्रथम वरीयता किसे देनी चाहिए, तो हमें जो है मानव को प्रथम वरीयता किसे देनी चाहिए। अगर आप ध्यान से इस पूरे पैराग्राफ को अभी अभी सुना है आपने, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मानव को जो है क्षमा को प्रथम वरीयता देनी चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, मानव को अपने मन मानस में जो है क्षमा को प्रथम वरीयता देनी चाहिए, यानी कि वरीयता मतलब पहला जो है काम हमारा क्षमा होना चाहिए। उसके बाद ईश्वरी गुणों के परिचायक क्या है, तो ईश्वरी गुणों के परिचायक जो है क्या क्या है, अहिंसा है, दया है, मित्रता है और क्षमा है। तो हम कह सकते हैं अहिंसा, दया, क्षमा, मित्रता आदि ईश्वरी गुणों के परिचायक है। सब कुछ हमको पैराग्राफ में दिया गया है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। इसमें से किसी एक पैराग्राफ को करना था, हमने दोनों सॉल्व कर दिए। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है, यानी कि यहाँ पे भी 5 अंक पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक के 2 अंक रहेंगे, और इनको फिर से करोगे तो आपको 10 अंक यहाँ से भी दूसरे प्रश्न से भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अच्छा पैटर्न रहेगा और आसानी से आप इनको कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण अब हिंदी का दायित्व बहुत बढ़ गया है। अब हिंदी मात्र जो है साहित्य की भाषा नहीं रह गई है, बल्कि अब यह जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, बढ़ती हुई तकनीकी के ज्ञान के विकास करने में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी का प्रयोग होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य होगा। इन कार्यों में हिंदी के सफल प्रयोग के लिए बड़ी उदार और व्यापक दृष्टि तथा कठिन साधना की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, हिंदी का दायित्व क्यों बढ़ गया है, तो अभी हमने पढ़ा कि हिंदी जो है अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा के जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण जो है अब हिंदी का दायित्व बहुत ही बढ़ गया है। ऊपर ही लाइन में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण जो है हिंदी का दायित्व बढ़ गया है। तो इस तरह से हम जो सारे पैराग्राफ में आंसर दिए जाते हैं, हम बार बार ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। अब समझ गए होंगे, क्वेश्चन पेपर अपने पास रखना, सब कुछ आपको दिखाई देगा आंसर। दूसरा जो प्रश्न है, हिंदी भाषा किन कार्यों में प्रयुक्त होने के प्रयास में है, तो अभी हमने पढ़ा हिंदी भाषा जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, बढ़ती हुई तकनीकी के ज्ञान के विकास करने में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के प्रयास में है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, तो यदि हिंदी भाषा को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, बढ़ती हुई तकनीकी के ज्ञान के विकास में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो यही हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पैराग्राफ में अभी हमने पढ़ा था। इसका चौथा प्रश्न है, किस उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य है, तो पैराग्राफ के अंतिम क्षणों में हमने पढ़ा था, अंतिम लाइनों में पढ़ा था, क्या महान कार्य कठिन कार्य है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीक के ज्ञान के विकास में तथा प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी भाषा की उपलब्धि को हासिल करना महान एवं कठिन कार्य है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अंतिम प्रश्न में इस पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे उल्लिखित कार्यों में हिंदी भाषा के सफल प्रयोग के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो उल्लिखित कार्यों में हिंदी के सफल प्रयोग के लिए बड़ी उदार व्यापक दृष्टि तथा कठिन साधना की आवश्यकता होगी। पैराग्राफ के अंतिम लाइनों में जो है ये आंसर दिया गया है। या तो आप इसको कर देते हैं तो 10 नंबर मिल जाएगा, या ख पार्ट वाला करेंगे तो भी आपको 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ख पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम समय का सदुपयोग करना सीख लें तो इससे लाभ ही लाभ हैं। व्यर्थ ही समय व्यतीत करके जो काम दिन भर में नहीं कर पाते हैं उसे समय के सही उपयोग से कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। इस प्रकार अपने जीवन में हम कई गुना जो है कार्य करके अपना विकास और मानवता की सेवा कर सकते हैं, और अधिक कार्य करके हम जो है अधिक धन, यश, सम्मान अर्जित कर सकते हैं। निरंतर ऊंचे उठते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम में कर्मठता आती है तथा चरित्र में दृढ़ता आती है। सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाते हैं हम। और संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने समय के महत्व को समझा है और समय का संपूर्ण उपयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को हमने समझ लिया, सुन लिया। अब इसके आंसर्स देते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, समय के सदुपयोग के क्या लाभ हैं, तो समय के सदुपयोग से जो काम दिन भर में कर पाते हैं उसे कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। तो ये समय के सदुपयोग के कारण संभव हो सकता है। अधिक कार्य करके हम क्या अर्जित कर सकते हैं, तो अभी हमने देखा कि अधिक कार्य करके है जो है हम अधिक धन, यश, सम्मान अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं, तो निरंतर ऊंचे उठते हुए अपने जीवन को जो है हम सार्थक बना सकते हैं। समय का सदुपयोग करके और निरंतर ऊंचे उठते हुए जो है हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसके बाद किसने समय के महत्व को समझा तथा इसका संपूर्ण प्रयोग किया है, तो अंतिम में देखा संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो हम कह देंगे संसार में जितने भी महापुरुष हैं सभी ने समय के महत्व को समझा है और समय का संपूर्ण प्रयोग किया है। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो देखिए
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है 250 से 300 शब्दों पर निबंध लिखना है। याद रहे कि जो संकेत बिंदु है अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका हिंदी में नंबर कट जाएगा। और हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें आपकी शुद्धता और जो सटीकता अगर नहीं होती है तो जरूर नंबर कटता है, 100% नंबर कटता है। भले ही आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत खराब हो, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके छोटे भाई बहन आपकी राइटिंग समझ लें। यानी कि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगर कक्षा 8वीं का या 7वीं का कोई विद्यार्थी आपकी कॉपी, एग्जाम की कॉपी पढ़े तो उसको समझ में आ जाता है अगर आपने जो लिखा है, तो समझ लीजिए आपकी राइटिंग बेहतरीन है। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए कि छोटी क्लास वाले अगर आपकी कॉपी पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब आपकी राइटिंग बेहतरीन है। सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, सजा के लिखने का नंबर एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, आधा नंबर भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। हमने सारे के सारे टॉपर्स की कॉपियां देखी हैं और इस चैनल से बहुत सारे लोगों को टॉप भी करवाया है। लेकिन ऐसा कहना कि बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से राइटिंग बना बना के लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी एग्जामिनर आपकी राइटिंग देखने के लिए नहीं बैठा रहता है। राइटिंग केवल इतना आपको आश्वस्त करती है कि किसी भी आदमी को उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बस राइटिंग का ये फर्ज है। ठीक है, तो मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में सबसे पहले लिखनी है, जिसमें आपको भूमिका बता देनी है, उनका व्यवहार बताना है, पढ़ाने का जो तरीका उनका कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, और साथ ही साथ उसके बाद में उपसंहार। ठीक है, ये पांचों पॉइंट को कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है 2 अंकों का एक एक पॉइंट देख के मान समझ के चलिए कि 2-2 अंक के एक एक पॉइंट है, तो आपको 10 अंक जो है इस निबंध से मिलने वाले हैं। तो पहला जो हमारे मेरे प्रिय शिक्षक हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं बार बार मैं इसको डिटेल में पढ़ूं उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको जो है निबंध को पढ़ लेना, मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने भूमिका लिख दी है, भूमिका के बाद में जो है आपको बताना है उनके व्यवहार के बारे में, तो व्यवहार लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने संकेत बिंदु दिया है, पढ़ाने का उनका तरीका कैसा हो सकता है, तो पढ़ाने का तरीका बताया है। और उसके बाद उनका संकेत बिंदु है रहन सहन कैसा है, तो रहन सहन बताया है। और उसके बाद उन्होंने संकेत बिंदु 5वां दिया है उपसंहार लिखना है, तो उपसंहार लिख दिया है। तो इस तरह से मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। पीडीएफ लिंक जो है वीडियो के बीच में डिस्प्ले हो रही है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ख पार्ट है स्वतंत्रता दिवस, इसके ऊपर जो है आपको लिखना है निबंध, जिसमें भूमिका, महत्व, राष्ट्रीय पर्व, इतिहास और निष्कर्ष, तीनों पांचों चीजें लिखनी है। सबसे पहले भूमिका की बात करें तो हमें बताना है स्वतंत्रता दिवस की भूमिका। उसके बाद इसका महत्व क्या है, तो महत्व हम बता देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका पार्ट है राष्ट्रीय पर्व के रूप में इससे पूछा है, और फिर इतिहास और निष्कर्ष, तो राष्ट्रीय पर्व के बारे में इसको बता देंगे। और उसके बाद में जो है इसका इतिहास बता देंगे, इतिहास जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा। उसके बाद जो है आप सीधा सीधा जो है इसका निष्कर्ष को निकाल देंगे, तो ये रहा इसका निष्कर्ष। तो इस तरह से ये निबंध को लिख लेना है। इसको पढ़ करके आपका समय और मेरा समय दोनों का समय बर्बाद होगा। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ये निबंध बहुत शांति से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी निबंध लिखे हैं वो बहुत ही तरीके से और बहुत ही सावधानी से, एक बच्चा अगर पढ़े तो उसको याद हो जाए, इस तरीके से लिखे हैं। अब आते हैं हम ग पार्ट में। बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी बढ़ती जनसंख्या के ऊपर भूमिका लिखनी है, समस्या लिखनी है, फिर रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास क्या है, जीवन स्तर क्या है, निष्कर्ष क्या है। सबसे पहले भूमिका की बात कर लेंगे। भूमिका के बाद में जो समस्या, दूसरा पॉइंट है, समस्या को उजागर करेंगे। उसके बाद जो है रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं वो हम बताएंगे। इस पॉइंटों को जरूर लिखना है जिस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास क्या है उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद में हम जो है जीवन स्तर के बारे में जो है बता देंगे। सभी चीजें जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आप इन पॉइंटों को ध्यान से इसी तरह से लिखेंगे, जीवन स्तर बता देंगे। और उसके बाद जो है निष्कर्ष को निकालते हुए हम इस निबंध को कंप्लीट करेंगे। तो सारे निबंध को ढंग से याद कर लें। कोई भी निबंध जो है आपसे पूछा जाएगा तो आपको आसानी से जो है इसको लिखना है। इसके बाद नशाबंदी के बारे में भी निबंध पूछा गया है, तो कोई एक ही निबंध करना है, लेकिन आपके एग्जाम में कौन सा पूछा जाए आपको पता नहीं है, इसलिए सभी निबंधों को बड़े तरीके से याद करें। इसमें प्रस्तावना है, क्यों घातक है नशा ये बताना है, नशा कम करने की कोशिश और निष्कर्ष, 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करेंगे, उसके बाद में क्यों घातक नशा है ये आपको बता देना है, और साथ ही साथ जो है आपको बता देना नशा कम करने की कोशिश, तो नशा कम करने की कोशिश। और चौथा पॉइंट जो है आपका इसमें आ जाएगा, दिया गया है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो है हम लास्ट में लिखेंगे, नशा कम करने की कोशिश थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और फिर निष्कर्ष जो है हम लिख देंगे। तो इस तरह से सटीक शब्दों में और सही तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद अंतिम जो निबंध है इसमें आपका मेरी प्रथम रेल यात्रा, इसमें प्रस्तावना देनी है, साथ साथ में प्लेटफॉर्म का दृश्य भी बता देना है। सभी ने जो है अच्छे तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म देखा है, रेलवे में सफर भी किया होगा, और डिब्बे के भीतर का दृश्य और साथ ही साथ उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना के बाद जो है प्लेटफॉर्म का दृश्य जो हमें बताना है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम जा चुके हैं कई बार, वहां पे दृश्य कैसा होता है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा, यार मैं तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा हूं। और जो है उसके बाद आपसे पूछा गया है डिब्बे के भीतर का दृश्य बता देना है, फिर उपसंहार लिख देना है। तो प्लेटफॉर्म के दृश्य के बाद में आपको जो है यहाँ पर बताना है डिब्बे के भीतर का दृश्य कैसा होगा, डिब्बे के अंदर आपको दृश्य कैसा मिलता है, और साथ ही साथ जो है उपसंहार करते हुए इसको हम समाप्त कर देंगे। और इस तरह से हमारा निबंध जो है क्रियाकलाप खत्म हो जाएगा। इसको पढ़ने में बहुत समय वेस्ट होता है, क्योंकि 5-5 निबंध दिए गए हैं, और इनको लंबे चौड़ा भाषण पढ़ना कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। निबंध है, निबंध तो आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जो अगला प्रश्न है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखते हुए, यानी कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करना है और उनसे आर्थिक सहायता पाने का निवेदन भी करना है। आर्थिक सहायता पाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है प्रार्थना पत्र में पैसे मांगने हैं, या फिर प्रधानाचार्य जो है आप लोगों के लिए पैसे उपलब्ध करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रधानाध्यापक को अपनी फीस माफ करवाने के लिए जो है आप बोलेंगे, अगर आपका फीस माफ हो जाता है
तो इसका मतलब क्या है कि आपके फीस के पैसे आपके घर पे ही रह गए और वो हो गई आपकी आर्थिक सहायता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, समझना है क्वेश्चन को और फिर करना है। 5 अंक का ये प्रश्न है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेवा में जैसे आप अपने एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिखते हैं, उसी प्रकार से जो है आप सीधा सीधा जो है सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी आप विद्यालय में पढ़ते हैं, कहाँ पर वो विद्यालय है, उसके बाद में दिनांक अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे दिनांक मेंशन कर सकते हैं। अगर दिनांक आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो दिनांक के लिए जो है इस जगह को, इस साइड में लेफ्ट साइड में आप जगह है, यहाँ पर भी आप दिनांक मेंशन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है दिनांक कहाँ लिखना चाहते हैं। दिनांक यहाँ नीचे भी लिखा जा सकता है और दिनांक यहाँ पे साइड में भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में आपको दिनांक लिखने के बाद में जो विषय जरूर बतानी है कि आर्थिक सहायता पाने हेतु निवेदन, ठीक है। या तो आप ये लिखें या फिर आप छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निवेदन, ठीक है। तो छात्रवृत्ति में क्या होगा, आपकी फीस माफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, महोदय विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम दर्शन अग्रवाल है, आप अपना नाम यहाँ रख सकते हैं। मैं, आप लड़के हैं तो लड़के का नाम रखें, लड़की हैं तो लड़की का नाम रखें। मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूं या 10वीं का छात्र हूं, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे कक्षा का कोई इशू नहीं है, आप चाहें जो कक्षा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं और मेरी परिस्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, वे हमारे परिवार में सिर्फ एक हैं जो धन कमाते हैं, पर अभी मेरे पिताजी बहुत कम धन जुटा पा रहे हैं, यानी कि उनकी ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं है। और मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हमारे घर का गुजारा बड़ी कठिन से चल रहा है। मेरी ऐसी परिस्थिति में मेरे स्कूल की फीस भर पाना बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। मैंने पिछले साल इसी विद्यालय में कक्षा 8वीं में या कक्षा 9वीं में, जो भी आप लिखना चाहें, मैं सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे और मैं प्रथम आया था। ये भी आप जोड़ सकते हैं। मेरी पढ़ाई में जो है सबसे ज़्यादा रुचि है, अतः मेरी आपसे यह विनती है या निवेदन है कि आप मेरी इस साल की फीस माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जो है पूर्ण कर सकूं। मैं इस सहयोग के लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा या आभारी रहूंगी। आपका धन्यवाद करते हुए सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और जो भी आपको नाम लिखना है लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अथवा पार्ट जो है इसको देखते हैं। इसके अथवा या तो आप वो कर दीजिए या फिर दूसरा करिए। दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने और अध्ययन के प्रति लापरवाह होने पर पिता और पुत्र के बीच में संवाद को लिखें। यानी कि आपके पिताजी और आप जो है, आपके बीच में जब आप टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो वार्तालाप होती है उसको लिखना है। तो पिता और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप हुई है, यानी कि जो बातचीत हुई है, उसको हमें लिखना है। तो पहले पिता जो बोल रहे हैं उसकी बात करेंगे, फिर पुत्र बोलेगा, फिर पिता बोलेंगे, फिर पुत्र बोलेगा। तो इस तरह से ये बातचीत चलती रहेगी और कुछ शब्दों में आएंगे। 5 बार पिताजी बोलेंगे तो 5 बार जो है पुत्र बोलेगा। लगभग 10 लाइनें टोटल हो जाएंगी, जिससे 5 अंक हमारे को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना है। पिताजी क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिता बोलो या पिताजी बोलो, ठीक है। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहता कि तुम दूरदर्शन देखो ही नहीं, लेकिन अपने अध्ययन के प्रति लापरवाही उचित नहीं। पिताजी ने ये शब्द जो है अपने पुत्र को कहे हैं। तो पुत्र जो है रिप्लाई में क्या कहता है, पिताजी मैं ही अकेला देखता हूं क्या? जब घर में टेलीविजन सभी देखते हैं तो आप मुझे ही क्यों डांटते हैं? तो पिताजी क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूं कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हो। तुम्हारी बहन कक्षा में 92% अंक प्राप्त कर प्रथम आई है और तुम मात्र 50% अंक प्राप्त कर सके हो। पुत्र बोलता है, आप सदा ही नीता का पक्ष लेते हैं, कि बहन का पक्ष लेते हैं। पिता बोलता है, इसमें पक्ष लेने वाली कोई बात नहीं है। पुत्र बोलता है, क्या सारे माता पिता ऐसा नहीं करते हैं? तो पिता बोलता है, तो क्या तुम सभी का उदाहरण देकर के अपने कर्तव्यों को निभा लोगे? भविष्य तो तुम्हारा बनाना है ना। तो पुत्र बोलता है, ठीक है, मैं भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। पिता बोलते हैं, मुझे तुम पर विश्वास है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, आप जो भी डायलॉग स्लोगन यूज कर सकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वार्तालाप को आपको पेश करना है। वार्तालाप एकदम सटीक और सही तरीके से लिखा होना चाहिए। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में नंबर फटाफट काटे जाते हैं, क्योंकि सभी को हिंदी अच्छे तरीके से समझ में आती है। और जो हिंदी का अध्यापक होता है उसको तो इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। इंग्लिश ना के बराबर, मतलब बिल्कुल का मतलब है ना के बराबर समझ में आती है। तो उस अध्यापक को हिंदी भाषा की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। इसलिए हिंदी भाषा लिखते समय सावधानी बरतें ताकि आपके नंबर ना कटें। इसीलिए हिंदी भाषा में जल्दी से कोई टॉप नहीं कर पाता, या हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा किसी के नंबर नहीं आ पाते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 20 से 30 शब्द सीमा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 अंक के प्रश्न है ये। कोई भी 5 प्रश्न आपको करने हैं, हम सारे प्रश्न करेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया, सैन्य दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन्हें उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। तो यहाँ पर जो है सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावनाएं देखते थे। वे उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, इन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलाया और 1-2 घंटे तक उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेंड करने का इंतजाम किया था। इससे बच्चे की जो उंगलियां जो हैं वो अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी, इसलिए ऐसा किया गया था। तो उन्होंने ये शिक्षा जो है संभावनाओं के लिए ये शिक्षा दी थी कि वो भाई औजार कैसे होते हैं ये देखने के लिए जो है ये चीज हम बताएंगे इसमें। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, भारत से हमें क्या सीखें,
ये पाठ के आधार पे बताना है। तो भारत एक प्राचीन देश है जहां आज भी ऐसी वस्तुओं के दर्शन हो सकते हैं जो सिर्फ पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकती थी, यानी कि पुराने जमाने में मिलती थी, वो आज भी हम देख सकते हैं। ऐसे स्थल और जीवन शैली आप पाएंगे जो अन्यत्र नहीं मिलते हैं, और ऐसे स्थान भी मिलेंगे और जीवन शैली भी, लोग बाग ऐसी इस तरह से रहते हैं, इस तरह से जीते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यह अत्यंत बड़ा देश है जहां पर तेजी से बदलाव आ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, राजनीति प्रतिपल जो है आगे बढ़ने के लिए कसमसा रही हैं, और गांव में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आप भी जानते हैं गांव में कितना परिवर्तन हो रहा है, और सीखने या सिखाने योग्य कोई ऐसी बात नहीं जो यहां ना मिले। अतएव जो है भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। ये हमारा आंसर होगा सटीक। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक के पाठ के अनुसार जो आपको बताना है। तो मनुष्य निरंतर सभ्य जो है सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। जो पहले आपको पता ही है, पहले के जमाने में जो मानव और पशु जो है जंगल में रहते थे, एक साथ ही रहते थे, और नाखून जो है उनके अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मनुष्य पशु से जो है भिन्न होता गया। मनुष्य और पशु जो है अलग अलग होते गए, और उनके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर जो है नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता चला गया। जो भी पुरानी जिस तरीका था जीने का, वो धीरे धीरे बदलता गया। आज भी गाँव जैसे परिवर्तित हुए, आप जानते हैं गाँव में रहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका गांव कितना विकसित हो गया, परिवर्तित हो गया है। जो नाखून पहले अस्त्र थे, अब वह उसे सौंदर्य के रूप में जो है देखने लगा। पहले जो है जिससे वो अस्त्र समझता था या अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था, अब वो नाखून जो है उसके सौंदर्य का रूप धारण कर चुके हैं। ठीक है। और इसमें जो है नयापन लाने के लिए, इसे संवारने के लिए और पशुओं से भिन्न दिखने के लिए जो है वो नाखूनों को जो है मनुष्य काट देता है। तो यही हमने बताया कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काट देता है। हालांकि मनुष्य में औरतें और जो है नर दोनों आते हैं, तो औरतें तो बढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी औरतें बढ़ाती हैं। कुछ मॉडर्न औरतें बढ़ाती हैं जिसमें नेल पॉलिश वगैरह लगा करके उसको जो है चमकदार बनाती है, लेकिन हमारे पाठ के हिसाब से जो है इसका आंसर ये नहीं बनेगा, इसलिए हम जो है ये आंसर लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे और बाद में उन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया? तो विद्वानों का कहना है या विद्वानों के विचार से जो है गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, और ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध वे अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। और महीर भोज, महेंद्रपाल आदि जो है प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए हैं। इनके बारे में भी हमने बता दिया, ताकि हमारा जो एग्जामिनर चवन्नी भी नंबर ना काट पाए। ठीक है, ध्यान रखना, हमें एक भी नंबर एग्जामिनर को काटने का मौका नहीं देना है। बहुत तरीके से समझना है और बहुत तरीके से लिखना है। अगला जो प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं? देखिए, नाम कीर्तन का मतलब है भगवान के नाम की जाप करने में गुरु नानक जो है किन कर्मों की व्यर्थता करते हैं कि वो कर्म बेकार है। तो देखिए, हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का मनन, संध्या गायत्री कर्म करना, और दंड कमंडल ग्रहण करना, और साथ ही साथ जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण करना, पगड़ी धारण करना, भस्म लेपना, और वस्त्रों का त्याग कर दिगंबर बन जाना आदि सभी कर्मों का जो है व्यर्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है, इन सभी कर्मों को जो है वो व्यर्थ सिद्ध करते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा गया आपसे, सवैये में कवि रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? इसके उत्तर को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवय में कवि जो है अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो उनमें इनकी आकांक्षाएं प्रकट हुई हैं। प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवय में कवि की आकांक्षाएं प्रकट हुई हैं। इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने जो है अन्यान्य मतलब दूसरे दृश्य, ठीक है, सामने अन्य या फिर दूसरे दृश्य जो है बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कमरिया पर तीनों लोगों का जो राज है वो निछावर कर देने की जो है इच्छा को प्रकट करता है। साथ ही साथ नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भूल जाना स्वाभाविक है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम न्यौछावर कर देने की आकांक्षा जो है कवि इसमें प्रकट करता है। तो हमारे को बताना है कि वो कौन सी आकांक्षाएं प्रकट करते हैं। यही आकांक्षाएं हमने इसमें इन सभी लाइनों में प्रकट की है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुंही बच्ची की तरह है और क्यों? तो यहाँ पे हम अपना आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार भोली भाली जनता देश के नेता और सत्ताधारी लोगों के नजर में जो है फूल या दूध मुंही बच्ची की तरह हैं। परंतु कवि यह कहकर उनका प्रतिवाद करता है कि जब जनता के बर्दाश्त की आखिरी इम्तहान हो जाती है तो वर्षों से दबे विरोध शोलों के रूप में भड़ककर अत्याचारी शासकों को जला करके खाक कर देती है तथा जनता की आवाज से ही सिंहासन खाली कर देना पड़ता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं?
ठीक है, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, हमारी नींद शीर्षक कविता के अनुसार जो हमें इसको बताना है। इस प्रश्न का आंसर, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, आराम पसंद लोग, साधन संपन्न लोग और लापरवाह लोग हैं। कवि का भाव यह है कि सभी लोग जानते हैं कि आराम, सुविधा, लापरवाही को जीवन में स्थान देने से बहुत सी इच्छाएं और आकांक्षाओं आदि परिस्थिति के प्रतिकूलन के कारण जो है विनिष्ट हो जाती हैं। यानी कि बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं जो है, अगर हम लापरवाही, सुविधा और आराम के चक्कर में क्या है, सारी इच्छाएं आकांक्षाएं जो है, ये सभी चीजें जो है परिस्थिति के प्रतिकूलन के कारण जो है विनिष्ट यानी कि खत्म हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य भी क्या चीज है जो विषम परिस्थितियों में, यानी कि खराब से खराब परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले आराम, सुविधा और लापरवाही को इनकारना भूलते ही नहीं, यानी कि इनको मना ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही सटीक आंसर होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के कितने पुत्र थे और उन्होंने उसे कितने रुपए हर महीने देना तय किया। देखिए, सीता के 3 पुत्र थे। अगर हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के 3 पुत्र थे, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो कि या पहले लिखोगे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के 3 पुत्र थे। यहाँ पे आ जाएगा सीता के 3 पुत्र थे। सीता एक विधवा थी जिसके 3 पुत्र जो है बारी बारी से 50 रुपए देते थे। सीता को हर माह अलग अलग बेटों के पास रहना पड़ता था। इस तरह सीता जो है पृथ्वी की तरह एक बेटे से दूसरे बेटे के पास घूमती रहती है। यानी कि पृथ्वी जैसे घूमती रहती है, आप जानते हो 24 घंटे पृथ्वी घूमती है, तो सीता भी जो है हर महीने जो है बार बार में जो है एक बेटे से दूसरे बेटे के पास में घूमती रहती है। और लेखक ने इसी घूमने का आधार जो है बना करके इस शीर्षक को जो है धरती कब तक घूमते रहेगी या कब तक घूमेगी नाम दिया है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसमें कि हमारे जो उसके 3 पुत्र थे और वो जो है 50-50 रुपए हर महीना उन्होंने देना तय किया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है वल्ली अम्माल कहाँ की रहने वाली थी और उसकी बेटी का नाम क्या था। तो हम लिखेंगे वल्ली अमाल तमिलनाडु के एक गांव की रहने वाली थी और उसकी बेटी का नाम जो है पपाती था। वह 12 वर्ष की थी और उसे जो है मेनिनाइजिटिस रोग से वो जो है पीड़ित थी, या उसको ये रोग था। और गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर जो है उन्होंने उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा था और इलाज करवाने के लिए पापती को उसकी माँ जो है मदुरई शहर में लेके गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जहां पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर तो सबसे पहला जो है व्याख्या करने का आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि व्याख्या करनी है आपको। और पास से देख परछाई दिखती है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो इसके आंसर को हम इस तरह से जो है व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की रचना मछली की है। बच्चे मछली को परखना जो है चाहते थे कि इनमें से कौन जीवित है और कौन मृत। तो दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंखों में मनुष्य की परछाई दिखाई नहीं देती है। जब संतू को मछली की आंखों में देखने के लिए कहा गया तो वह निकट जाने से डर रहा था। वह दूर से देखने का प्रयास कर रहा था, इसलिए दूसरा बच्चा उसे निकट देखने के लिए प्रेरित करता है ताकि परछाई दिखाई पड़े और मछली जीवित है ऐसा पता चल जाए। मछली में अपनी छाया देखने का तात्पर्य है अपने समान मछली को भी समझना, उसमें आत्मीय स्नेह स्थापित करना ही निकट से देखना जो है कहा गया है। तो और पास से देख परछाई दिखती है, इसका आशय जो है इस तरह से आप स्पष्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है, यहाँ एक तय दूसरों आंक ना ही, तो यहाँ पर जो है आपको इसको भी व्याख्या करना है। तो या तो आप पहला वाला पार्ट की व्याख्या कर दें या फिर आप दूसरे वाले पार्ट की व्याख्या कर दें, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुदो स्नेह को मार्ग है पाठ से उद्धत है और इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी, यानी कि जो आदमी और औरत का जो प्रेम होता है उसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है। तो यहाँ पे इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो की पहचान अलग अलग नहीं रहती है, दोनों की पहचान जो है अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर के एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, यानी कि दोनों में तुलना करने की अपेक्षा नहीं करता है, मात्र देता ही देता है, बदले में कुछ लेने की आशा भी नहीं करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं कि हे सुजान सुनो। यहाँ मतलब यहाँ पे बोला क्या गया है, हे सुजान सुनो, यहाँ इसका अर्थात क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ एक ते दूसरों आंख नहीं, तो मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। तो इस तरह से जो है इससे कई व्याख्या हम करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आपने देखा हिंदी के प्रश्न पत्र का पूरा सब्जेक्टिव आंसर, और जैसा मैं बता चुका हूँ कि सारे विषय आपके सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है, बढ़िया तरीके से समझाया गया है, लिखना कैसे ये बताया गया है। इसीलिए जो है हमने इस मिशन मेरिट के नाम
से इस वीडियो को बनाया है। आशा करता हूँ इसको जरूर आप शेयर करोगे और दोस्तों के साथ में जरूर जो है इसको देखोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और सभी विषय को देख करके कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखिए और अच्छे तरीके से कैसे लिखना है इसमें जो बताया जाता है उस तरह से लिखिए।